हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में संस्कृत के। तो देखिए, आज हमने संस्कृत डाला है, कल भी संस्कृत डाला था और थोड़े दिन अभी संस्कृत ही चलेगा, बाद में मैं संहिता भी लूँगा। मैं कवर करता हूँ, देखता हूँ, मतलब जैसे जैसे आपका रिस्पांस मिलता है वैसे वैसे मैं शूट करता जाऊँगा। अभी मैंने जैसे कि कल बोला था कि आपका जो है प्रयत्न का टॉपिक मैंने और एक बार करा दिया। उसके बाद जो बेसिक बेसिक जो रूल्स है मैं आपको वो बताना चाहूँगा और उसके बाद थोड़ा बहुत शब्द रूप और धातु रूप के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद उपसर्ग का टॉपिक आता है हमारा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगी। देखिए, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, यहाँ पर कुछ भी याद मत कीजिएगा, मैं जितना बताऊँगा बस उतना याद कीजिए। देखिए, जैसे ही उदित का आपको कहीं पर दिखे, कु, चु, टू, तू, पू, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इतना ही आप जानिए। उदित मतलब कु, चू, टू, मतलब इनको ऐसा लिखते हैं। इनके जो वर्ग है, मतलब कु मतलब ही क वर्ग, चू मतलब ही च वर्ग, ऐसे इनको लिखते हैं, इसी को उदित कहते हैं। अभी आता है परस सन्निकर्ष संहिता। तो देखिए, जिन वर्णों का एकदम निकट का संबंध आता है, एकदम क्लोज संबंध आता है, तो उसको कहते हैं परसन्निकर्ष संहिता। मतलब कैसे कि देखिए, सुरेश वर्ड है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया है, स प्लस उ प्लस र प्लस ए प्लस श प्लस अ, मतलब इनको पूरा हमने बिछड़ बिछड़ के लिखा है। तो इसी से बनता है, इन दोनों से बनता है सु, इन दोनों से बनता है रे और इन दोनों से बनता है श। तो सुरेश नाम हमारा तैयार हुआ। तो इसको कहते हैं सन्निकर्ष संहिता, मतलब परसन्निकर्ष संहिता। इसमें कैसा आता है, मतलब सीक्वेंस कैसा आता है, व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। अभी और एक है उसी की तरह, अभी उसी की तरह और एक है हलंतरा। अभी उसी की तरह और एक है हलोनंतरा संयोग। तो यहाँ पर कैसा आता है, जैसे वहाँ पर स्वर व्यंजन का सीक्वेंस था, तो यहाँ पर आता है व्यंजन व्यंजन आ सकता है। मतलब सीक्वेंस ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। यहाँ पर स्वर आया, फिर व्यंजन आया, फिर व्यंजन आया, फिर स्वर आया, मतलब सॉरी व्यंजन है। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये व्यंजन क्यों है, क्योंकि इसको हलंत है, ठीक है। यहाँ पर स्वर भी है, तो इसको कहते हैं हलोनंतरा संयोग। देखिए, सुप्तिगंतम पदम, तो यहाँ पर सुबंतम तिंगतम च पद संज्ञा स्यात्, मतलब सुबंत मतलब क्या। देखिए, दो तरह के ये होते हैं, शुभ मतलब सुप। देखिए, सुप प्रत्याहार होता है और तिंग प्रत्याहार रहता है। तो जिन भी नाम या फिर सर्वनाम के आगे जो भी विभक्ति लगती है उसको सुप कहते हैं। सुप जिनके अंत में है उसको क्या कहते हैं, सुबंत। तो नाम और सर्वनाम, इनको अगर सुप प्रत्याहार लगा तो उसको कहते हैं सुबंत, ठीक है। सुप प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 21 होती है, 21 होती है, इतना याद कीजिए। और एक जो टेबल मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो याद करना मतलब आपके ऊपर है। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे याद करने की, या ऐसा टेबल है, एक बार पढ़ लीजिए। सुप प्रत्याहार का टेबल है, वो होते हैं 21। अभी आते हैं तिंग पे। तो तिंग जो रहता है ना, वो रहता है तिंग प्रत्यय, धातु के लास्ट में रहता है, धातु के आखिर में रहता है, तो उसको कहते हैं तिंगत। अंत मतलब तिंग प्रत्याहार जिसके अंत में है उसको तिंगत कहते हैं। मतलब पठ, इसको ती लगा तो पठती हुआ, ऐसे। तो ये आपके जो है परस्मैपदी तिंग प्रत्यय है और ये आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय है। एक बार देख लीजिएगा। देखिए, धातु में अभी जो होता है वो दो पद रहते हैं, ठीक है, परस्मय पद और आत्मय पद। तो आपको आत्मनेय पद ज़्यादा उतना आता नहीं है, मतलब उसके जो धातु है उसके, मतलब उसके अनुसार चलने वाले। देखिए, दो प्रकार से चलते हैं धातु, मतलब अभी वर्तमान काल में यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मी वह म। तो ये जो है आत्मनेय पद के लिए अलग रहेगा। वर्तमान काल लट लकार का ही मैं बोल रहा हूँ, तो वो अलग रहेगा। परस्मय पदी जो धातु आते हैं ये इनके अनुसार चलते हैं। आपको ये प्रयोग परिवर्तन में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और बाकी में भी फ़ायदा रहता है, सब जगह फ़ायदा रहता है। काल में कारक में रहता है, फिर आपको जब ट्रांसलेशन भाषांतर वगैरह आता है ना, तो उसमें भी आपको फ़ायदे वाला रहेगा, क्योंकि कौन से काल का है, किस काल से हमें हमें बताना है, वो भी आपको देखना पड़ता है ना, इसमें भाषांतर में फिर प्रयोग में वगैरह। तो आपको ये
करना ही करना है, ये मस्ट है, ठीक है, मस्ट बोल रहा हूँ मैं। तो आपको परस्मैपदी भी करना है और आत्मनेपदी भी धातु करने हैं सारे के सारे। तो मैंने जो है यहाँ पर प्रत्यय लिख दिए हैं, 3 प्रत्यय। तो आप एक बार देख लीजिएगा ये सारा का सारा। देखिए वर्तमान में आता है लट लकार में, वर्तमान को ही हम कहते हैं लट लकार। ये मैं बता रहा हूँ परस्मैपदी, बार बार बोल रहा हूँ परस्मैपदी बता रहा हूँ। और वर्तमान काल में क्या आता है लट लकार, इसको क्या कहते हैं लट लकार। भूतकाल को क्या कहते हैं लंग लकार। भविष्य काल को क्या कहते हैं लुट लकार। अज्ञार्थ को क्या कहते हैं लोट लकार। विधिलिंग को क्या कहते हैं विद्यार्थ, मतलब विद्यार्थ को क्या कहते हैं विधिलिंग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी करके। आज मैं आपको सिर्फ परस्मैपदी दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और आत्मनेपद हम कल देखते हैं। तो देखिए वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब लुट लकार में क्या दिया है, एक वचनी, द्विवचनी और बहुवचनीय है, ठीक है। पुरुष कौन सा है, ये पाणिनि के अनुसार लिखे हैं, लघु सिद्धांत के अनुसार नहीं। तो आपको ऐसे उल्टा भी देखने के लिए मिल सकता है बुक्स में, लेकिन आपको जो है यही याद करना है, क्योंकि आपको बाद में जो है आपको पता चलेगा कि यही सिंपल था, ये याद करना सिंपल था, ठीक है। मी वह मह, सी थ थ, ती तह अंति। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष मतलब क्या, हम खुद। मध्यम पुरुष मतलब क्या, हमारे सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं। और प्रथम पुरुष मतलब क्या, तीसरा पुरुष मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है सुनने के लिए। वो भूतकाल, अम व म, अह तम त, ताम अन, ये भूतकाल का है। श्यामी शाव श्याम, शशि शथ शथ, शति शत शंति, ये हुआ भविष्यकाल का। अभी अज्ञार्थ का है, आनी आव आम, डैश तम त, तू ताम अंतु। अज्ञार्थ मतलब ऑर्डर, कमांड। और शुड मतलब चाहिए ही, इसके लिए विद्यार्थ सेंटेंस है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे। तो इयम इव इम, इ इतम इत, इत इताम इयु। तो ये हुए सारे हमारे परस्मैपदी के प्रत्यय। आप इतना कर लीजिएगा, बाकी सारे धातु आप इसी से लिख जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।